हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। पिछले क्लास में मैंने बात किया था सेल चैप्टर के बारे में। सेल चैप्टर के बारे में उसमें डिस्कवरीज, सेल थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड लास्ट टॉपिक वाज सेल वॉल। इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था और पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए दिया था, लार्जेस्ट सेल एंड इनइक्वेटेड सेल। देखिए इसका आंसर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो होता है ओवम, जो कि एक्चुअली फीमेल बॉडी में पाया जाता है और ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सेल से स्टार्ट किया था। सेल का सबसे आउटर लेयर क्या था? सेल वॉल। सेल वॉल एक डेड लेयर था जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। किसके लिए? एनिमल सेल के लिए, लेकिन प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के लिए नहीं। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें सेल वॉल के अंदर होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। जो कि सबसे वेल डिफाइंड मॉडल रहा वो रहा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि दिया गया सिंगर निकोल्सन के थ्रू। कौन से ईयर में? 1972 में। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है। तो कुछ सैंडविच मॉडल आए, कुछ यूनिट नाम के मॉडल आए, तो ये सब डिस्कार्ड कर दिए गए, हटा दिए गए। इनमें कुछ कमी थी, ये लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये मॉडल फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने काफी अच्छे से डिफाइन किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर को। सिंगर निकोल्सन का कहना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ और नहीं है, ये कैसा है? अगर आइसबर्ग वाटर के ऊपर तैर रहा है वैसा ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड लेयर, ये लिपिड बाई लेयर को क्या मानेंगे? लिपिड बाई लेयर को ये पूरा सी मानेंगे और इन प्रोटीन्स को आइसबर्ग्स मानेंगे। आइसबर्ग्स मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े को आइसबर्ग्स कहा जाता है, हिमखंड कहते हैं उसको हिंदी में। तो नेक्स्ट पहले देख लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल मतलब जो किसी चीज को अपने थ्रू पास होने दे, वो परमिएबल। सिलेक्टिव का मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही पास होने देगा, इसीलिए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मॉडल को मैंने बनाया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसमें कुछ पॉइंट्स है। इसको फॉस्फोबाइलिपिड लेयर कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो लेयर है। किसके? फॉस्फोलिपिड के दो लेयर, एक ऊपर से एक नीचे से, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है। ये टोटली फ्लूइड की तरह ये मॉडल है, इसीलिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मोज़ैक का मतलब होता है जो कोई जिसके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न ना हो। इसमें दो प्रोटीन देखो, एक ही जो प्रोटीन अंदर तक एम्बेडेड है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये भी इंट्रिंसिक, ये भी इंट्रिंसिक और ये भी इंट्रिंसिक। बस फर्क क्या है? ये टोटली इसके अंदर डूबा हुआ है, तो इसको टनल प्रोटीन भी कहा गया है और बाकी को इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स आप देख रहे हैं यहाँ इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक यानी जो बाहर है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स। और यही हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एडवांटेज क्या है? इसका फायदा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है एक सेल को, जैसे सेल ग्रोथ में, यानी सेल को इनलार्ज होने में। एक सेल जब डिवाइड करेगा तो वो सेल का साइज छोटा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। उस सेल के ग्रोथ में फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, सिक्रीशन कुछ सिक्रीट करने में, एंडोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को अपने अंदर लेने में। नेक्स्ट सेल डिवीजन करने में। तो ये सारे प्रोसेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। तो यही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कुछ चीजों को पास करता है? कुछ चीजों को एनर्जी के थ्रू पास करता है। किसी भी चीज को जाने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, दो ही तरीके, या तो एनर्जी का यूज करे या तो बिना एनर्जी का यूज किए बिना। अगर मैं एक इंसेंस स्टिक जलाऊं, एक अगरबत्ती जलाऊं, तो उसका जो स्मेल है पूरे रूम तक फैल जाएगा, जो लोग दूर है उनके पास भी जाएगी। तो ये जो उस स्मेल का जो पहुंचना हुआ, ये डिफ्यूजन के थ्रू हुआ। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का मूवमेंट होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस है, बहुत सारे मटेरियल्स को अपने थ्रू पास करता है। तो देखते हैं डिफ्यूजन समझने से पहले दो प्रोसेसेस को समझेंगे। किसको? एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करा रहे हैं, अगर उस मूवमेंट के दौरान उस चीज को मूव कराने में एनर्जी का खर्च हो जाए तो उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। अगर उस चीज को मूव कराने में एनर्जी का कोई भी यूटिलाइजेशन ना हो
उस कंडीशन में उसको पैसिव प्रोसेस कहेंगे। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो क्या लिखा मैंने, इट इज अ पैसिव प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस ऑकर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी किसी भी सबस्टांस का मूवमेंट बस कॉन्सेंट्रेशन के कारण हो जाए, इसको ऐसे ही बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाए, इसको डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम टाइप का है, बस फर्क क्या है, थोड़ा सा का फर्क है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर, इसमें वाटर का ट्रांसफर देखते हैं, वही बाकी वही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बस इस सिस्टम में एक चीज और होगा, एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसे मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट का इस वाटर का ट्रांसफर होगा जिस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन इसीलिए सेमी परमेबल कहा जाता है क्योंकि ये कुछ चीजों को पास करता है, कुछ को नहीं करता। सबसे अच्छा एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। इसमें समझ लेते हैं क्या है सॉल्यूशन का मतलब, आप लोग जानते होंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में हो, या फिर वाटर को सॉल्वेंट जनरली माना जाता है, और सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो। जैसे कि अगर वाटर के अंदर हम सॉल्ट को घोलें तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, वो सॉल्वेंट हो गया। यहाँ भी वही कंडीशन सोचो कि मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, इसमें सॉल्ट डाला है, ये जो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी है, दोनों में जो वाटर का लेवल है वो इक्वल है, लेकिन इसमें सॉल्ट्स ज्यादा है, इसमें सॉल्ट्स कम है। तो बताओ ये वाटर का मूवमेंट होगा या नहीं होगा, होगा। और ये देखना है कि किधर से किधर होगा वाटर का मूवमेंट। ये वाटर का मूवमेंट कैसे होता था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही होगा। तो बताओ आप लोग कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किस साइड ज्यादा है, सॉल्यूशन ए में या सॉल्यूशन बी में। ये सॉल्यूशन बी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्यों। सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होता है कि वाटर का लेवल तो सेम है तो क्यों ट्रांसफर होगा, इसलिए होगा कि आप इसके अंदर देखो, अगर इसमें सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल ज्यादा है इसका मतलब वाटर कम है, अगर इसमें सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल कम है यानी वाटर ज्यादा है। तो वाटर ज्यादा से कम की तरफ, यानी सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, सॉल्यूशन बी में, और कम किधर है, सॉल्यूशन ए में। तो इस चीज को याद रखेंगे। इसी आधार पे 3 टाइप का सॉल्यूशन बताया गया। तो किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी चीज को हम हमेशा कंपेयर करके बताया जाता है। यानी अगर वो लड़का बहुत लंबा है, यानी उसको किसी छोटे से कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है यानी किसी लंबे से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे इन सॉल्यूशन में भी वैसे ही किया जाता है। फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसके अंदर वाटर कम हो। अगर इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माना जा सकता है, सॉल्यूशन ए को। क्यों, क्योंकि बोल रहा है जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा था और इधर कम था, शुरू वाला केस ले रहे हैं हम लोग। इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग फिलहाल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और मान लो इस सॉल्यूशन के हम अंदर मैंने एक सेल को डाल दिया, एक सेल को, तो वो सेल क्या होगा, वो सेल अपने वाटर को लूज कर देगा और श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। सोचो, इसलिए अगर इस एक सेल को इसके अंदर डाल दिया गया, एक सेल के अंदर इसके अंदर डाल दिया गया, अगर बाहर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में इसमें कम है, तो ये सॉल्ट, ये वाटर जो है इस सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि इसमें से जो वाटर था वो रिलीज हो गया। इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है, पहले देखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब हाइयर, याद रखना। हाइयर किसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। इसको हाइपरटोनिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है। उल्टा समझना, हाइपर है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, हाइपो है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। किसका कम होगा हाइपो में, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी को माना जा सकता है कि मान लो सॉल्यूशन बी में मैंने किसी सेल को डाल दिया, लिविंग सेल को, तो ये सेल के अंदर मिनरल यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो किधर से किधर वाटर का मूवमेंट होगा, ये वाटर बाहर इस कंटेनर से इस सेल के अंदर मूव करेगा, इस सेल के अंदर मूव करेगा। जब सेल के अंदर ये वाटर का मूवमेंट होगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यही होता है जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डालते हैं। एक लाइव एग्जांपल अपने घर में ले सकते हो। घर में जब खीर बनती होगी, उस खीर में हम लोग किशमिश डालते हैं। खीर बनने के बाद क्या होता है, वो किशमिश का साइज चेंज हो जाता है, उस किशमिश का साइज इंक्रीज कर जाता है। इसका रीजन क्या है,
यानी उस खीर के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, इसीलिए उस खीर में से जो लिक्विड है वो डिफ्यूज होके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी उस लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन खीर में ज्यादा था, इसलिए उस किशमिश के अंदर वो चला गया। तो वहां भी यही हो रहा है, जो यहाँ जो मैंने बताया वही हो रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम, यानी अगर किसी सेल को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया मैंने, सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वो सेल का साइज जो रहा वो कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं किया, तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने सेल को डाला है वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैविंग same water concentration. When we keep a cell in isotonic solution, then movement of water occurs in both direction. अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग बताना, ये कौन सा सॉल्यूशन मैंने बनाया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर सेल डाला था, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था, वाटर का मूवमेंट इस सेल से बाहर गया था। बस एक चीज को याद रखना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल भी कह सकते हैं। हमेशा ये लगता है बच्चों को कि अच्छा ये सेल से ये वाटर बाहर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ वाटर का मॉलिक्यूल इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से भी सेल के अंदर जाता है, लेकिन क्या होता है, जो नेट होता है, यानी अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा बाहर जा रहा है और कम अंदर आ रहा है, तो इस कंडीशन में यही बोलेंगे कि बाहर जा रहा है इस सेल से। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंदर वाटर अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जा रहा है, ये बाहर नहीं जा रहा है, ये बाहर भी जा रहा है, लेकिन नेट जो होगा वो नेट क्या होगा, अंदर ज्यादा आएगा। यानी ऐसा समझो कि अगर एक कमरा है जिसमें 10 लोग बाहर जा रहे हैं और 5 लोग अंदर आ रहे हैं, 10 लोग बाहर जा रहे हैं, 5 लोग अंदर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बोलेंगे कि लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले की संख्या सिर्फ 5 है और जाने वाली की 10 है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, यानी उस कमरे से बाहर की तरफ। तो हम लोग नेट देखते हैं। वैसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी सेल भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर भी, और उस इन कंटेनर के अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो उसमें जो नेट मूवमेंट होगा, यानी मान लो कि 2 मॉलिक्यूल अंदर आए तो 2 ही मॉलिक्यूल बाहर भी जाएंगे, तो ये नेट मूवमेंट इक्वल होता है, तो इसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। जैसा कि नाम है, एंडो, मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जहां फूड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है। अगर कोई सेल इनगल्फ करता है उस सॉलिड मटेरियल को, तो कहेंगे कि वो एंडोसाइटोसिस कर रहा है। अगर कोई सेल अपने बॉडी से कुछ मटेरियल रिलीज कर रहा है तो उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस कर रहा है। जनरली वेस्ट का रिलीज करना ही कहते हैं। द सेल इनगल्फ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, यानी जब एक सेल किसी फूड को इनगल्फ करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और उसके अपने वेस्ट को रिलीज करता है एंड इजेक्ट इट्स वेस्ट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं। अमीबा अगर फूड को कैप्चर कर रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू करेगा, और जब कैप्चर करने के बाद डाइजेशन किया और फिर उससे वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करवाया अपने बॉडी से, तो वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू करता है। अभी भी मैंने बोला था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ लिविंग सेल ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर, यानी जब एक सेल वाटर का लॉस करते रहता है और उसका श्रिंकेज होते रहता है, वो श्रिंक होते रहता है, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे कि जब प्लाज्मोलाइसिस, मान लो प्लांट सेल है हमारे पास, प्लांट सेल में अगर प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, यानी इसमें से वाटर बाहर मूव करेगा, तो ये जो सेल का जो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा। वो श्रिंक होकर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि सेल वॉल क्या एक डेड स्ट्रक्चर है। तो डेड स्ट्रक्चर है तो इस कंडीशन में सेल वॉल अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, बस इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है वही श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा है। नेक्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस के दौरान सेल वॉल रिटेन देयर स्ट्रक्चर, यही चीज मैंने अभी बताया। दूसरा क्या है, सेल वॉल ऑफ प्लांट फंजाई बैक्टीरिया आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग व्हेन इट कीप इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इनमें से किसी के भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें सेल वॉल का बहुत मेन रोल प्ले होता है। वो सेल वॉल क्या करता है, मान लो ये सेल है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए, यानी बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी सॉलिड ज्यादा है, तो ये वाटर अंदर बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगा। ये सेल क्या होगा, सेल होगा। अगर इस सेल के चारों ओर सेल वॉल है, ये सेल वॉल सपोर्ट करेगा, यानी इसको बचाएगा बर्स्ट होने में, ब्लास्ट होने में। तो यही ये पॉइंट समझाना चाह रहा है।
एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताओगे। मान लो एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक प्लांट सेल को डाल दिया, एक प्लांट सेल को डाल दिया, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ध्यान देना। और बाहर क्या कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। बाहर कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जब बाहर हाइपरटोनिक है तो इस सेल के अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने बोला था कि वाटर क्या होगा? वाटर अंदर से बाहर जाएगा, यानी इससे इस बाहर में रिलीज होगा, यानी यहाँ प्लाज्मोलाइसिस होगा, यानी इसका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? धीरे 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 डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें पता चल गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर पता चल गया कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये बताना है कि ये जो खाली स्पेस बचा, मान लो ये श्रिंक कर गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो इस खाली रीजन के अंदर भी लिक्विड होगा। अब बताना है आप लोग को कि ये जो लिक्विड है ये क्या है? हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है? तो ये आंसर आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं बाद में बताऊंगा। तो यही था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड प्लाज्मोलाइसिस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स आर टीनी स्ट्रक्चर्स। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले पड़े होते हैं। क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करके उस सेल को लिविंग रख पाए। अगर अपनी बॉडी में देखो, अपनी बॉडी को एक सेल से कंपेयर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्यों? ताकि हमारी बॉडी लिविंग रहे, हमारी बॉडी फंक्शन करते रहे सही से। वैसे इस सेल के ऑर्गन यानी ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस सेल को अलाइव रखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। जो सेल ऑर्गेनल, जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और ये ज्यादातर सेल्स के सेंटर में ही पाया जाता है। सेंटर ऑफ द सेल, सॉरी, यहाँ सेंटर ऑफ द सेल लिखेंगे। नेक्स्ट है, इसको डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है इस सेल के सारे एक्टिविटीज को, इसीलिए डायरेक्टर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। जनरली सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। याद करो, मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया था। उसमें मैंने न्यूक्लियस को लेके एक पॉइंट समझाया था आप लोग को कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड कैरियोन से आया था जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है, यानी वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होंगे। कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन डेवलप्ड। वो क्यों बताया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट था वो प्रोकैरियोटिक सेल थे और जिसमें प्रेजेंट था वो यूकैरियोटिक सेल। इस न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए जो लार्जेस्ट प्लांट सेल लिया गया, जिसका नाम था एसिटाबुलारिया। ये लार्जेस्ट प्लांट सेल है और इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जाना गया एक सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज को, उसके फंक्शंस को। न्यूक्लियस जनरली एब्सेंट होता है किसमें? आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी, और जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोग। और एक और सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब सेल्स, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा आपने, उसी फ्लोएम का एक पार्ट है सीव ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस बहुत मेन रोल प्ले करता है किसमें? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? यानी किसी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ करना, एक सेल के अंदर ग्रोथ। आखिर सोचो, एक सेल में कब डिवीजन होना ये डिसाइड कब होगा? एक टर्म समझ लो, एक रेशियो होता है, यानी अगर ये न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा सेल है, तो इस न्यूक्लियस और इस सेल का जो रेशियो है वो इक्वल रहना चाहिए। अगर ये रेशियो ज्यादा या कम होता है, इस कंडीशन में, डिस्टर्ब होने कंडीशन में ये सेल डिवाइड करता है। मान लो ये सेल बड़ा हो गया और ये न्यूक्लियस उतना ही रहा, तो इस कंडीशन ये सेल डिवाइड करेगा। तो ये सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, यानी सेल्स के अंदर होने वाले सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो ये सब प्रोसेसेस न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस के मैंने एक डायग्राम बना रखा है। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है न्यूक्लियस को। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में छोटा छोटा गैप है जिसको न्यूक्लियर पोर कहा गया है। और लास्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। याद करो प्रोटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस बहुत मेन रोल है इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। जनरली न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। याद करो न्यूक्लियस का डायग्राम, अभी भी न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया था। अगर उसके अंदर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे उलझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इनको कहा जाता है क्रोमैटिन। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। और क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या फर्क है हम पढ़ेंगे। बस अगर देखा जाए सेल के अंदर तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन के जब एक सेल डिवाइड करते रहता है तभी हम एक क्रोमोसोम को देख सकते हैं। लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर उस दौरान न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। क्रोमोसोम के अंदर ही वो पावर होता है जो कि कैरेक्टर्स को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, वो क्यों? क्योंकि ये डीएनए इस क्रोमोसोम ने ट्रांसफर किया उस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। आगे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम आखिर बना किसका है? डीएनए का और प्रोटीन्स का। A non-dividing cell DNA is present as part of chromatin material. ये पार्ट डीएनए से बना हुआ है, यानी अगर एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस दौरान जो मटेरियल दिखेगा डीएनए का वो क्रोमैटिन मटेरियल कहेंगे उसको, जो कि इंटैंगल फॉर्म में दिखता है। इंटैंगल मतलब उलझा हुआ फॉर्म में। और जब ये सेल डिवाइड करने लगता है तो ये कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा शेप ले लेता है। अब इसको क्रोमोसोम कहते हैं, यानी ये क्रोमैटिन कुछ ऐसा शेप ले लेंगे और इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम। आखिर ये क्रोमैटिन बना किससे होता है? अगर इस क्रोमैटिन को भी देखें तो ये क्रोमैटिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। बता सकते हो आप लोग क्या है ये? डीएनए। ये डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी डीएनए से ये क्रोमैटिन फाइबर बने हुए हैं और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसके साथ जो कि डीएनए फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर कोई कहे कि डीएनए ही है, इसका मतलब डीएनए ही मेन वो चीज है, जो वो पार्ट है किसी न्यूक्लियस के अंदर जो कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन, एक डीएनए का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता, यानी हर पार्ट में कैरेक्टर कैरी करने वाले या ट्रांसफर करने वाले फीचर्स नहीं होते हैं। इस डीएनए के अंदर भी कुछ फंक्शनल पार्ट होता है और कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। मान लो इस पार्ट को फंक्शनल पार्ट समझ लिए तो इसी पार्ट को कहा जाएगा जीन। जीन आपने सुना होगा, तो नोट में मैंने लिखवाया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल है, जो कि काम करता है, जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को, उनको जीन कहा गया है। अगर प्रोकैरियोटिक को याद करें, प्रो प्रिमिटिव, कैरियोटिक वर्ड कैरियन जिसका मतलब न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहे उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया सबसे अच्छा एग्जांपल, बस बैक्टीरिया की पूरी फैमिली प्रोकैरियोटिक ही होती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक न्यूक्लियस है, कहाँ तक साइटोप्लाज्म है। तो उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इस चीज को आपको याद रखना है। यही था हमारा न्यूक्लियस। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है आपको अब तक तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।